क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 21 का पहला मैच, और पहला मैच कंप्लीट होने के बाद अब सबसे पहले आपको बता दें जो इक्वेशन है वो है नेपाल को अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए अब सिर्फ एक मैच जीतना है। जब वो अपना अगला मैच खेलने के लिए उतरेंगे तो अगर वो मैच जीत जाते हैं तो अगले आप कह सकते हैं 3-4 साल तक के लिए, अगले साइकिल तक के लिए उनका जो ओडीआई स्टेटस है वो पूरी तरह से सेफ है और बच जाएगा, क्योंकि अगला मैच जीतते ही वो यूएसए से ऊपर पहुंच जाएंगे और उनके जो पॉइंट्स है वो हो जाएंगे 36। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि आप सिर्फ एक मैच दूर है नेपाल अपना ओडीआई स्टेटस बचाने से। और जहां तक बात है टॉप 3 में जाने के लिए, तो बाकी बचे हुए तीनों मैचेस उन्हें जीतने पड़ेंगे। जी हाँ, तीनों के तीनों जीतने पड़ेंगे, 6 पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी वो वहां पर टॉप 3 में जा सकते हैं। आज के मैच की सबसे पहले बात करें यार, यहाँ पर डेफिनेटली जैसे कि उम्मीद थी कि स्कोर्स जो है वो काफी ज्यादा बनेंगे और वो हुआ भी। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें, पीएनजी को एडवांटेज जरूर गया कि उन्होंने टॉस जीता और पहले चेस का फैसला लिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन फैसला यहाँ पर गया। जाहिर सी बात है अगर नेपाल भी जीतता तो शायद वो चेस के लिए यहाँ पर जाता, क्योंकि बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड्स यहाँ पर चेस के लिए है भी, और नेपाल ने भी रिसेंटली होम सीरीज में भी चेस करते हुए लगातार बैक टू बैक 4 मैचेस जीते भी थे। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पीएनजी ने टॉस जीतकर पहले नेपाल को बैटिंग दी, तो नेपाल की बैटिंग की बात करें तो सबसे पहले फेस बाय फेस क्या हाल रहा, फिर चलेंगे बैटिंग एनालिसिस पे। नहीं जरूर, देखिए पहले पावर प्ले की बात करें यहाँ पर 1 से 10 ओवर में तो 44 पे 0 नेपाल ने शुरुआत बेहद शानदार की, लेकिन उसके बाद 11 से 40 ओवर की बात करें पावर प्ले 2 की, तो यहाँ पर 178 रन 178 रन टीम ने जोड़े और 5 विकेट का यहाँ पर टीम को नुकसान हुआ। बहुत ज़बरदस्त रन आए यहाँ पर। उसके बाद आखिरी फेज की बात करें 41-50 पावर प्ले 3 में टीम ने 78 रन 78 रन जोड़े और यहाँ 5 विकेट टीम ने गंवा दिए। टीम 297 रन पर पूरी ऑल आउट हो गई। 49.1 ओवर में 128 डॉट बॉल इस दौरान टीम ने अपने इनिंग के खेले थे। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि डॉट बॉल्स में काफी कमी जरूर है। यहाँ पर 128 डॉट बॉल्स निकल कर आई है इस पूरे बैटिंग यूनिट में अगर हम देखें नेपाल के। लेकिन जो सबसे बड़ी एक दिक्कत रही वो थी कि पूरे ओवर जो है वो नेपाल यहाँ पर कंप्लीट कर नहीं आ पाया, जबकि वो एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पर थे और एक बड़े स्कोर की तरफ, यानी अपना पहला 300 यहाँ पर बोर्ड पर लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। शायद एक आउट आउट चांस था कि 350 भी वो टच करे। एक वक्त पर ऐसा स्कोर उनका चल रहा था, वो जा रहे थे। सबसे पहले बैटिंग यूनिट की बात करें तो कुशल आसिफ वापस से आए, इसकी उम्मीद थी कि कुशल एंट्री मारेंगे प्लेइंग 11 में, उन्होंने वापस एंट्री मारी और आज एक अच्छी इनिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है। चलिए 50 डेफिनेटली वो नहीं कर पाए, लेकिन 45 रन की इनिंग रही है, काफी बेहतर एक ओपनिंग स्टैंड मिला, 100 प्लस का ओपनिंग स्टैंड मिला, जो कि अपने आप में एक और रिकॉर्ड बनाता है। वो रिकॉर्ड क्या कम्युनिटी में जाकर जरूर चेक करिए। आसिफ की इनिंग की जहां तक बात करें एन, तो शुरू में मेरे ख्याल से एक आध कैचेस उनके छोड़े गए थे, 2 कैचेस छूटे थे 10 रन के अंदर उनके, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, कैचेस जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है। उसके बाद उन्होंने इस इनिंग को बिल्डअप किया और एक 100 यहाँ पर लगाया। नहीं जरूर, यूटिलाइज कैसे किया ये मैटर करता है कि आपने उस इनिंग का कितना ज़्यादा जो ड्रॉप हुई है आपने उसका इस्तेमाल कितना किया है, और यहाँ शानदार इस्तेमाल किया है आसिफ ने। 10 ओवर के अंदर उनकी 2 कैचें छूटी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का उनका इनिंग रहा है बहुत शानदार रही है। आप देखिए 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, बेहतरीन पिच था, विकेट था बैटिंग करने के लिए, स्कोर खड़ा करने के लिए, और ज़बरदस्त उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। अपना होम ग्राउंड है, बहुत ज़बरदस्त अवे में अभी हाल फिलहाल में जो करके आए हैं, क्या शानदार खेले हैं, खैर मानना होगा, उसी को यहाँ पर कैरी कर रहे हैं। और आज बहुत शानदार उन्होंने शतक जड़ा है, 110 रन मारे उन्होंने 110 बॉलों में, और एक इंपॉर्टेंट 100 बॉलों का क्राइटेरिया पूरा किया है। ये बहुत शानदार है और टॉप ऑर्डर से हम यही उम्मीद कर रखते हैं कि वो जितना ज़्यादा पिच पर वक्त बिताएं, जितना ज़्यादा रहें उतना बेहतर है। और आसिफ दोनों काम कर रहे हैं, ये माइंड में रखने की ज़रूरत है कप्तान को भी, कोच को भी। ये बहुत प्रेजेबल बात हो जाती है यहाँ पर कि 100 बॉलें भी वो खेल रहे हैं और साथ साथ में स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करके चल रहे हैं। ये बहुत एक कम प्लेयरों में ऐसा होता है कि अमूमन जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉलें काफ़ी ले लेते हैं लेकिन स्ट्राइक रेट कम रह जाता है उनका। तो यहाँ पर ये आसिफ का बहुत टेरिफिक है कि उन्होंने बॉलें भी 100 प्लस ली, लेकिन रन्स भी उन्होंने उसी तेजी के साथ किए। और टीम को जो एक ऐसा नहीं कि टीम को मुश्किल में छोड़ दिया कि ये ओवर खत्म होने वाले हैं तो रन रेट इतना कम चल रहा है, ऐसा नहीं है। ओवर काफ़ी पड़े हैं और टीम का स्कोर भी काफ़ी बेहतर है जब आसिफ खेल रहे थे। बिल्कुल, और एक चीज़ जरूर है कि अगर आप पूछेंगे ये 110 वाली इनिंग आसिफ की या फिर वो 81 वाली इनिंग 86 वाली इनिंग आसिफ की, डेफिनेटली डेलीगेट वो 86 वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। ऐसा हमने पहले ही कहा था कि अगर आप 150 भी मार देते, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपने किस कंडीशन, किस सिचुएशन में खेला है। तो इनिंग आपकी शानदार
नहीं है, इसमें कोई जरूरत। बस ये अच्छी बात है कि आपने उस फॉर्म को अपने जी हाँ, कैरी किया जी है, हाँ। और एक जो है चीज कही कि आपने 100 बॉल का जो क्राइटेरिया है वो पार किया, ये काबिल तारीफ जरूर है। उसके बाद वन डाउन कुशल मल्ला है। ये सबसे बड़ी दिक्कत एक हो जा रही है कि कुशल मल्ला का डाउन जो है वो अभी भी सेट नहीं है। ये लगातार नवा उनका गेम है लेकिन अभी भी सेट नहीं है। आज फिर उन्हें वन डाउन भेजा गया, सिर्फ 2 रन बनाकर वो आउट हो गए। तो कम से कम एक डाउन यहाँ पर मेरे ख्याल से एक क्लियर करना चाहिए कि कौन से डाउन उन्हें भेजा जाए, नहीं भेजा जाए। ऐसे लगातार ऊपर नीचे चीजें करना, ये अभी के लिए चलिए आप ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि एशिया कप का क्वालिफायर भी आपको खेलना है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अगर आप जाते हैं या फिर अगर नहीं जीत पाते तो प्लेऑफ में अगर जाते हैं तो सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि ये चीजें बैकफायर करना शुरू कर दे। तो अब 8-9 मैचेस काफी होते हैं आप एक बैटिंग ऑर्डर चेक करने के लिए। उसके बाद बात करें ज्ञानेंद्र मल्ला जी, आप बहुत ही जल्दी वो आउट हो गए, जैसे कि उनसे एक्सपेक्टेशन थी उतनी जल्दी वो निकल भी गए, जितनी जल्दी उनसे एक्सपेक्ट थी कि वो जल्दी पिच छोड़ देंगे। उसके बाद बात करें, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है उनकी 11 रन की इनिंग पे भी, क्योंकि बोलते बोलते भी अब थक चुके हैं। कितनी एनालिसिस में सेम ही लाइनें बोलते रहे, फायदा कुछ होना नहीं है। वो फिर भी टीम में बने हुए रहते हैं, देव बेचारे बाहर पिसते रहते हैं। खैर उसके बाद रोहित पुडल यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आए। 30 रन की इनिंग खेली उन्होंने 39 बॉलों में। डेफिनेटली ये इनिंग और बड़ी हो सकती थी, जिस तरीके का प्लेटफॉर्म वहां मिला था। 2 विकेट लगातार गिरे जरूर, लेकिन रोहित से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसे वो 60 या 70 में कन्वर्ट करते। 30 इनिंग कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन फिर भी रोहित है, कैप्टन है, एक बड़ी इनिंग चाहिए थी। जरूर जरूर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बेहतर इनिंग यहाँ जरूर आनी चाहिए थी रोहित के बल्ले से। स्टार्ट मिला, अच्छे आप रन्स पर भी पहुंच गए, लेकिन उसके बाद आपने विकेट खो दिया, आपने गवा दिया विकेट। और बहुत ही कहना होगा कि आपकी गलती की वजह से विकेट गिरा है। तो यहाँ पर जरूर है कि थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, अच्छी पारियां खेलने की जरूरत है, अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, ये याद रखने की जरूरत है। अगर आप स्टार्ट नहीं मिल रहा, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप 0 से 10 के रन के अंदर आउट हो जा रहे हैं, तो आपको स्टार्ट ही नहीं मिल पा रहा, आप पिच पर वक्त ही नहीं बिता रहे। लेकिन यहाँ पर एक किस्सा अलग है, यहाँ आप वक्त बिताकर स्कोर कर आउट हो रहे हैं। तो जरूर है आप सीधा हाथों में खेल दे रहे हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे गैप ठीक से, तो जरूर करिए। अब उम्मीद है कि आप जरूर रन करेंगे। इतनी इनिंग मत ले लीजिए कि 10-12 इनिंग ले लिया या 5-6 इनिंग 8 इनिंग ले ली, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कम से कम और नीचे तक रोहित पुडल जाएं, क्योंकि जिस तरीके के वो बल्लेबाज हैं उन पर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, और एज अ कैप्टन भी वो है। बिल्कुल, ये लगातार 5वां फेलियर उनका अगर हम बात करें उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, और अवे में तो उनका स्टैंडर्ड हो, कैसा भी स्टैंडर्ड हो, बहुत बुरे फेल थे, लेकिन यहाँ पर भी 30 रन से सिर्फ काम नहीं बनेंगे, खास करके आप जिस डाउन आते हैं और आप एक कैप्टन हैं टीम के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भीम शार्की की जो इनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है इस मैच पर। आप देखेंगे 44 रन जो उनके बल्ले से यहाँ पर निकले, ये कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल साबित हुए। पीएनजी की बैटिंग में जरूर चलेंगे यहाँ पर, लेकिन 44 रन की इनिंग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पिछले मैच में एक बेहतर इनिंग उन्होंने खेली यूएई में, उसके बाद यहाँ पर से भी कन्वर्ट किया। डेफिनेटली ये 1-2 बैक टू बैक अच्छी इनिंग्स जरूर आई है उनकी। हाँ बिल्कुल सही, और यही गली क्रिकेट चाहता है कि आप ऐसी इनिंग्स खेलें जो टीम के बहुत ज्यादा काम आए और कंसिस्टेंट रहे। जी हाँ, और आप डाउन को देखकर वो इनिंग्स काफी वैल्यूएबल हो जाती है कि आप किस डाउन आए हैं, कैसी पारी आपने खेली है। तो बहुत अच्छा रहा आज भीम शार्की का, और 38 बॉलों में 44 रन किए उन्होंने, बहुत बेहतर है, और ऐसे ही खेलते रहिए, बहुत अच्छा है। टीम के लिए कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जा रहा है, ये बेहतर है। लगातार अगर कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो टीम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे बजाय 5-6 इनिंग छोड़कर 8 इनिंग छोड़कर 1 में चलना, उससे कोई फायदा होता नहीं। बिल्कुल। उसके बाद बात करें दीपेंद्र सिंह हैरी आए जी हाँ, और आज रनआउट के शिकार हो गए। आज उम्मीद थी कि शायद उनके बल्ले से बैक, क्योंकि बहुत ही सही वक्त पर वो आए थे, मेरे ख्याल से 38वां या 37वां ओवर था जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे। अननेसेसरी रनआउट्स वगैरह बहुत ज्यादा कहना होगा यार कि जो लास्ट का जो फेस रहा है, खास करके 40 से 50 ओवर की बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी, इररिस्पॉन्सिबल हो गए सारे प्लेयर जो है। दीपेंद्र सिंह हैरी का रनआउट हो, उसके बाद करण आए, सोमपाल आए, संदीप आए, भीम शार्की आए, आरिफ आए, ऐसा लगा कि कंट्रीब्यूशन और ज्यादा हो सकता था। यहाँ पर बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गए प्लेयर्स जो अपना विकेट गवा कर उन्हें विकेट अपना दिया है, बजाय पीएनजी ने यहाँ पर वापसी की है। नहीं जरूर, देखिए आरिफ को अपना विकेट बचा के रखना चाहिए इस मोमेंट पे जरूर। जिस डाउन आरिफ आए हैं, अगर आप देखेंगे छठे डाउन आरिफ को भेजा गया, तो आरिफ को ये समझने की जरूरत है कि मुझे अपना विकेट 50वें ओवर तक बचाना है, मुझे नॉट आउट जाना है, धीरे धीरे खेलना है, कोई जरूरत नहीं है मारने की, कोई जरूरत नहीं है। वहां टीम बाउंड्री लाइन से डगआउट से कप्तान पागल हो जाए यार, मारो मारो मारो, नहीं, 48-47 ओवर तक मुझे कामली जाना है। बहुत ओवर पड़े थे आज, ये आरिफ शेख से बहुत बड़ी गलती हुई है कि आप आराम से जाइए, आराम से खेलिए, सामने आप जितने बॉल आप जितना ज्यादा डीप लेके जाए। देखिए आरिफ थे, फिर भी टीम 50 ओवर कंप्लीट नहीं कर पाई। ये चीजें होती है, कुछ चीजें डिपार्टमेंट में बांट देने की जरूरत है जो यहाँ पर दिख नहीं रही है। या तो आप कुशल मल्ला को वन डाउन भेजना बंद करिए, नीचे करना करिए, या तो चलिए ठीक है ज्ञानेंद्र मल्ला चल नहीं रहे, शायद आप ट्राई करना चाहते हैं, 8 मैच हो चुके हैं ऑलरेडी, एसोसिएट के पास इतना वक्त नहीं रहता,
ये बार बार सोचने की जरूरत है। एक मैच हारे तो प्लेऑफ में, नहीं हारे तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, जी। कितनी ज्यादा चीजें बदल जाती है, ये सिनेरियो कितना बदल जाता है। तो ये चीजें देखने की जरूरत है। आज ऑल आउट होने का बिल्कुल भी आज यहाँ दिख नहीं रहा था कि नेपाल ऑल आउट होगा, और 50 रन कम भी है, जरूर कम है। यहाँ पर आरिफ शेख को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि मैं जाऊंगा, क्योंकि आरिफ शेख ऐसी बल्लेबाजी कर पाते हैं, उनसे हो पाती है ऐसी बल्लेबाजी। और बाकी सब तो नॉन ऑर्डर के हैं, दिन चला तो चलेंगे, नहीं चला तो ये हाल होगा। 20 रन के अंदर 5 विकेट, 40 रन के अंदर 6 विकेट, ऐसा हाल होगा। लोअर ऑर्डर से एक्सपेक्टेशन करना है कि हर मैच में मुझे रन बना कर देगा लोअर ऑर्डर, 6, 7, 8, 9 नंबर का बल्लेबाज, ये गलत है, ये बेईमानी सा हो जाता है। अब उसकी आदत बना लेना वो गलत है कि संदीप आएंगे, करण आएंगे, सोमवाल आएंगे, 25-25, 30-30 ठोक के देंगे रन। अरे नहीं भैया, आरिफ है वहां पर, दीपेंद्र है वहां पर, क्या कर रहे हैं वो लोग? एंड तक मैच पहुंचाइए ना। क्या हो रहा है, पहले बैटिंग कर रहे हैं तो दिक्कत, दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो भी टीम ऑल आउट हो रही है। तो थोड़ा सा आरिफ शेख को यहाँ जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी लास्ट मोमेंट में। बिल्कुल। और एक चीज और यहाँ पर कंसर्न है जो लगातार चल रहा है, मिडिल ऑर्डर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप होम में आए लेकिन यहाँ भी वो दिक्कत जरूर निकल कर आई है। अगर मैं देखूं यहाँ पर 1 डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन, इन तीनों ने मिलाकर आज सिर्फ 45 रन बनाए हैं। 50 ओवर गेम में आपका जो मिडिल ऑर्डर है, 1 डाउन, 2nd और 3rd डाउन, वो मिलकर सिर्फ 45 रन जोड़ पाए। अपने आप में ये कंसर्न जरूर है, और ये भी सबसे बड़ा रीजन रहा कि टीम जो है 50 ओवर पूरी कंप्लीट कर पाए, और साथ साथ में जो एक बेस मिला था उसको उस तरह से नहीं बना पाए जिस तरह से बनाना चाहिए था। क्योंकि डेफिनेटली पीएनजी ने कई गलतियां करी है, चेज भी जरूर चलेंगे, वरना ये चेज बहुत ही आसान था। 297 का स्कोर भी बहुत इजीली चेजेबल था, लेकिन पीएनजी ने क्या गलतियां की है आगे जरूर बात होगी। एंड पीएनजी की बॉलिंग की बात करें, काफी एक्सपेंसिव गए। नहीं जरूर बहुत एक्सपेंसिव गए, बॉलर्स ने बहुत पुअर बॉलिंग कराई है। आज बात करें बस सीमो कामिया लोन वॉरियर रहे हैं जिन्होंने बेहतरीन आज फाइफर निकाला है। इस कंडीशन में आकर एकदम आउट एंड आउट कंडीशन में आकर जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई है। आज काफी अच्छी उनकी बॉलिंग रही है बहुत, और बैट्समैन ने भी कुछ एरर शॉट खेले हैं जिनका विकेट जो है उन्हें मिला है, लेकिन बहुत प्रॉपर लाइन और लेंथ से उन्होंने बॉलिंग कराई है। बस डिसिप्लिन रहे, इस वजह से आज वो एक्सपेंसिव होने से बच गए, वरना अगर वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर करते, लेग साइड में ज़्यादा रखते या फिर ज़्यादा बैट्समैन के मुफीद ज़्यादा बॉलिंग कराते तो यहाँ पर वो भी आज 5 रन लेने में नाकामयाब रहते, ट्रबल उनको भी काफ़ी होती। लेकिन बहुत शानदार उनकी बॉलिंग रही है। बाकियों को उन्हीं से आज थोड़ा सीखना चाहिए था कि कहाँ पर टप्पा डालें जो दिक्कत पैदा हो बैट्समैन को। बिल्कुल। उसके बाद बात करें, चाहे एले नाव हो, चैट शॉपर हो, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गए। चैट शॉपर को तो मेरे ख्याल से विकेट भी नहीं मिला कोई। एलेना की बात करें, 10 ओवर में 75 रन और 1 विकेट, जो कि उनका सबसे एक्सपेंसिव स्पेल है ओडीआई में। अगर हम बात करें नेपाल की तरफ से भी आज एक प्लेयर ने अपना सबसे एक्सपेंसिव स्पेल दिया है ओडीआई में, वो कौन है आगे जरूर आपको बताएंगे। लेकिन अगर रिले एक्यूरेट की बात करें तो 3 विकेट जरूर निकाले, लेकिन जो हमने कहा कि दूसरे बॉलर्स जो है इतने ज्यादा रन खर्च करके स्कोर जो है वो बहुत ही ज्यादा पहाड़ जैसा पहुंच गया। वो बल्कि ऑलरेडी नेपाल के बैट्समैन ने 50 रन कम कर दिया गलतियों की वजह से, लेकिन फिर भी अंडर 300 टीम रुकी और 297 जैसा एक बहुत ही बेहतर टोटल नेपाल लगाने में कामयाब रह गया। एक आप कह सकते हैं कि बिलो एवरेज बॉलिंग पीएनजी की देखने को मिली है। एंड चेस की तरफ चले यहाँ पर सीधे सीधे, अगर सबसे पहले फेस बाय फेस आप जरूर बताएं, उसके बाद चलते हैं कि पीएनजी की बैटिंग में आखिर गलतियां कहां पर हुई है, जहां पर डेफिनेटली ये पूरी तरह से इजीली चेजेबल था 297, और जिस तरह की बॉलिंग भी हो रही थी उससे। नहीं जरूर, देखिए पावर प्ले 1 की बात करें 1 से 10 ओवर में तो 71 फॉर रन ये शुरुआत थी। 71, कोई भी नुकसान नहीं हुआ टीम को। वहीं पावर प्ले 2 की बात करें 11 से 40 ओवर के बीच में तो 111 रन टीम ने जोड़े और 7 विकेट यहां पर टीम ने गंवा दिए, और कोई हैरानी नहीं है, स्टैट से ही पता चल रहा है। वहीं पर पावर प्ले 3 में चले 41 to 50 ओवर में तो टीम पूरी ऑल आउट हो गई। 63 रन इस बीच टीम ने जोड़े पावर प्ले 3 में, और 3 विकेट जो बचे हुए थे वहां पर टीम पूरी की पूरी ऑल आउट। बिल्कुल। तो अब यहाँ बात आ जाती है बैटिंग की। किपलिंग डोरिगा और टॉनी उरा जो है वो बैटिंग करने के लिए यहाँ पर आए ओपनिंग के लिए, और 77 रन की जबरदस्त तेज तर्रार पार्टनरशिप हो गई। 11 ओवर होते होते जो स्कोर था टीम का वो 77 पहुंच गया, और काफी बेहतरीन चेज स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक रनआउट यहाँ पर होता है और पूरा का पूरा गेम जो है वो पूरी तरह से टर्नओवर होता हुआ नजर आता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ एंड ये है कि आखिर टर्नओवर हुआ क्यों है, आप जरा से जरूर समझाइए, क्योंकि जिन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी यहाँ पर 1 डाउन 2nd डाउन को उस बेस को तैयार करने की, वो करने में नाकामयाब रहे। जो कुशल और ज्ञानेंद्र मल्ला ने बेस को खराब किया, कुशल भुर्तेल और आसिफ का, वो एग्जैक्टली काम यहाँ पर 1 डाउन 2nd डाउन के पीएनजी के प्लेयर्स ने भी किया है। जरूर यहाँ पर 3 प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस हार की। अगर हम बात करें सेजबाव, चार्ल्स अबिनी और हीरी, आप देखेंगे 1 डाउन सेजबाव। अब हमने क्या कहा था अपने प्रीवियस, अगर आप सुनेंगे हमारा लास्ट राउंड का जो मैच प्रीव्यू वगैरह थे, एनालाइज थे, हमने कहा था
थर्ड डाउन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है पीएनजी के लिए। और यहाँ देखिए सेकंड डाउन ने स्कोर कर दिया, थोड़ा सा चिप इन किया, 42 रन मारे। लेकिन ये डाउन जो होता है मिडिल ऑर्डर का, टॉप ऑर्डर से हमने कहा था 1 डाउन और थर्ड डाउन, 1 डाउन में शेषबाव आए, नहीं चले वो आज। थर्ड डाउन में चार्ल्स एमिनी आए, नहीं चले आज। टीम का हाल क्या हुआ, मिडिल ऑर्डर का हाल अब आपको पता चलेगा। 111 रन बनाए टीम ने 11 से 40 ओवर में, और 7 विकेट टीम ने वहां गंवा दी। बिल्कुल, और यही एग्जैक्टली 1 डाउन और थर्ड डाउन के प्लेयर रेस्पेक्टिवली अगर 50-50 रन जोड़ देते तो यहाँ टीम 100 रन जोड़ने में कामयाब हो जाती। काफी अच्छे रन यहाँ क्रिएट कर पाती। और असद वाला जो कि एक वहां पर एक को ढूंढ रहे थे कि कोई मेरे साथ टिक सकता है, कोई मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकता है, 42 रन उन्होंने भी किए, वो भी जल्दी आउट हो गए जरूर वहां पर, लेकिन वो ढूंढ रहे थे, वो तलाश रहे थे कोई तो टिक जाए मेरे साथ जिसके साथ मैं थोड़ा 70-80 75 की 90 रन की पार्टनरशिप कर दूं, थोड़ा मैच को लेके जाऊं। लेकिन सॉरी, शेषबाव, चार्ल्स एमिनी और हीरी ने बहुत बहुत शानदार तरीके से मैच को गिफ्ट में दे दिया। बिल्कुल, इसमें कोई दवा नहीं है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस तैयार था 77 पे 0, उसके बाद देखते ही देखते जो है टीम की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। यहाँ पर असद वाला के लिए एज अ कैप्टन एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि वो नॉर्मन वनवा को लेकर डेफिनेटली कुछ आप कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टूड है, इसमें कोई दवा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मन वनवा जिस डाउन पे आते हैं वो बहुत देर हो जाती है, देर हो गई आते आते। गालिब वो जो एक शायरी है वो कहीं ना कहीं फिट बैठती है। मुझे समझ में नहीं आता असद वाला, आप मैच 1 से आप आज मेरे ख्याल से 33वां मैच है ये पीएनजी का क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, आप ये नहीं समझ पाए कि आप नॉर्मल वनवा लगातार नीचे रन्स कर रहे हैं, तो क्यों ना मुझे जो है इनका डाउन थोड़ा सा ऊपर किया जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी मिडिल ऑर्डर में कुछ बड़े बड़े सूरवीर आकर बैटिंग कर रहे हैं जिन्होंने 1.5-2 हजार रन मार रखे हो। अरे आपके अलावा सिर्फ 2 ही प्लेयर जिनके 500 रन क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, वो भी 15-20 की एवरेज से, टॉनी और चार्ल्स एमिनी, बस हो गई बात। कोई ऐसा प्लेयर भी तो होता कि नहीं भैया मैं इनको नहीं हटा सकता, ये लेजेंडरी प्लेयर है, इन्होंने खूब रन किए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, इनको हटा नहीं सकता। पीएनजी के लिए आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे वो चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रेस से बाहर हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। असद वाला इस चीज को क्यों मिस आउट कर रहे हैं कि नॉर्मन वनवा आज 6 विकेट गिरने के बाद वो आए हैं, और नेपाल के खिलाफ इसी होम कंडीशंस में ही, टीयू में ही नॉर्मन वनवा इससे पहले एक बेहतरीन जीत भी दिलाई थी चेस कराते हुए मेरे ख्याल से, जब बात कर रहे हैं 2 ओडीआई मैचेस की सीरीज थी। तो ये अपने आप में कंसर्न है। हाँ, जैसे हमने कहा कि अगर कोई टॉप परफॉर्मर हो तो आप उनका ऑर्डर ना छेड़े तो समझ में आता है। क्या करते हैं ये लोग, टॉनी और चार्ल्स एमिनी के अलावा किसी के 500 रन भी नहीं है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, सब 25-25 से ऊपर मैचेस खेल चुके हैं। तो ये समझ से परे कि नॉर्मन वनवा से जबरदस्ती इतना नीचे बैटिंग कराया जाता है, और बार बार प्रूव भी करते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं। अगली बार फिर से वो 5वां-6वां डाउन ही आएंगे। और वो एक लोन वॉरियर इनिंग उनकी जरूर रही, कोशिश की कि इस मैच के जो अंतर है हार का उसे कम किया जाए, और बस वो उस हार के अंतर को ही कम कर पाए। जी हाँ, और बाकी जो सामने से सारे प्लेयर्स थे वो एक के बाद आउट होकर चले गए, एट द एंड खुद भी वो रन आउट के शिकार यहाँ पर हो गए, और मैच जो है यहाँ पर नेपाल ने बहुत ही आसानी से जीत लिया। अब बात करते हैं रोहित पड़ाल एज कैप्टन की भी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नेपाल टीम की एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट का आज क्या हाल रहा। नहीं जरूर देखिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में फिर से वो जाहिर है इस पे अभी कोई ध्यान देगा नहीं, और ये डेली क्रिकेट बोल के थक भी चुका है कि जी हाँ, उसके अलावा क्योंकि वो जब झटका लगेगा ना वो तभी समझ पाएंगे। लगता है कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब वही मैंने कहा रोहित पड़ाल एज कैप्टन, अब ये जीत जरूर हो रही है लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं है। जरूर डेफिनेटली ये प्रोफेशनल गेम नहीं है, कि एक टॉप प्रोफेशनल क्रिकेट जिसे कहते हैं वो दूर दूर तक भी नहीं है नेपाल के इस मैच में। और अभी रिसेंटली भी हमने कुछ देखा खास करके इस मैच की बात बिल्कुल है, उन्होंने ले लिया कि हम घर पे खेल रहे हैं, घर पे हमें कोई नहीं हरा पाएगा, घर में स्कॉटलैंड नाइजीरिया को हमने हरा दिया, ये एग्जैक्टली माइंड में था। और ये माइंड में नहीं होता तो रोहित पड़ाल 9 ओवर नहीं डालते। ये क्या मजाक है, 9 ओवर डाल, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप बॉलिंग करा सकते हैं, जरूर करा सकते हैं। ऐसा हमने क्या बहुत बॉलर हुए हैं, ऊपर के टॉप ऑर्डर जो है कईयों ने बॉलिंग कराई है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ज्यादा इसकी हैबिट डाल रहे हैं। आरिफ शेख थे, अब आरिफ शेख से बॉलिंग करा सकते थे, वहां पर ऑप्शन बहुत सारे हैं। करण केसी ने 3 ओवर में 34 रन दिए, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा गए, तो क्या उनसे थोड़े से और ओवर यहाँ नहीं बनते थे कि उनको लाया जाए, कुछ विकेट गिरे हैं उनको फौरन लगा दिया जाता वहां पर। क्योंकि अगर आपकी सोच ये रही थी कि मैं जल्दी विकेट गिराने की सोच रही थी कि यहाँ पर मैं 1 विकेट गिरा है तो एक और 2-3 विकेट मुझे मिल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि टीम तो 48 ओवर तक पहुंच गई थी। जी हाँ, जरूर है। और 3 ओवर का तो फिर दिक्कत आपकी कप्तानी में। पहले आप ये मान नहीं रहे कि भैया इनसे स्टार्टिंग ओवरों में विकेट नहीं गिर रहे, जी हाँ, तो आप दूसरे को भी अगर मौका देके देखेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। और यहाँ पर रोहित पड़ाल 9 ओवर डाल रहे हैं, ये क्या आखिर समझ में नहीं आ रहा कि एक
ये जरूर सोच में रहा है कि जरूर है कि हम होम एडवांटेज में है, चलो कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये क्या आप कर रहे हैं, 9 ओवर आप खुद से करा रहे हैं, किसके वो ओवर कहाँ चले जा रहे हैं, क्या चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक चीज क्या है कि आप यहाँ पर जीत जरूर रहे हैं, लेकिन आप बहुत बेसिक चीजें छोड़ दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी, जो धीरे धीरे जमा होकर ऐसी गलती बनेगी वो आपके बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली है। तो ये अपने आप को सोचने वाली बात यहाँ पर जरूर आ जाती है। लेकिन क्या कहें, ये चीज जो है वो टीम का सुधरने का नाम नहीं रहा। संदीप रामीचाली की बात करें, उन्होंने 4 विकेट निकाले और उनसे यही उम्मीद रहती है, और उन्होंने वही किया। दीपेंद्र सिंह ने भी अच्छी बॉलिंग कराया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने विकेट्स निकाले, और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट निकाला शेषबाव का, 1 डाउन के प्लेयर वो आए थे, तो दीपेंद्र सिंह ने विकेट्स निकाले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रनआउट भी किया उन्होंने, आज यहाँ पर कहना होगा जब कीपिंग तरीका का उन्होंने विकेट यहाँ पर निकाला रनआउट के जरिए, तो ये भी एक बेहतर परफॉर्मेंस रही है। लेकिन कुछ चीज ने कहा कि बैटिंग में भी आप एक डाउन डिसाइड नहीं कर पा रहे, कभी कुशल को ऊपर, कभी नीचे, कभी कुछ। एक प्लेयर एक 70-80 मारकर 60-65 मारकर 12-12 15-15 के फ्लॉप जा रहा है, फिर भी वो टीम में बना हुआ है। एक जो प्लेयर अच्छे खेलते हैं वो टीम में नहीं रहते, एक कोई अगर 100 मारेगा उसके बाद वो लगातार 9-10 पे आउट हो रहा है। तो प्रोफेशनल क्रिकेट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इस मैच की अगर हम बात करें, इस मैच तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। जीत जरूर मिली है, लेकिन उसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो पीएनजी की पूरी मिड लाइनअप को जाता है, जहां पर उन्होंने पूरी तरह से मामला यान खराब कर दिया। नहीं, जरूर ये मैच कहीं से भी गंवाने लायक नहीं था। अगर आप रियल में बोलेंगे, संदीप और दीपेंद्र ने ट्रबल बहुत किया, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इतना ट्रबल यहाँ हुआ नहीं है, बिल्कुल जरूर नहीं हुआ है। और आप विकेट्स देखेंगे तो खुद वो ट्रबल पैदा कर रहे हैं जब अच्छा स्टार्ट मिल रहा है। आप देखिए 43 बॉलें, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर 43 बॉलें खेल चुके थे चार्ल्स अमीनी। जी हाँ। अब वो अचानक अपना विकेट, उनको ख्याल में आया कि अरे अब मुझे शायद, अब मेरा काम हो गया, बहुत देर से पिच पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आउट होके चला जाता हूँ। बिल्कुल सोच कर देखिए आप, तो ये चीजें जरूर है। पीएनजी के पास मैच था और विकेट इतना बेहतरीन था कि पीएनजी भी 245 पहुंच गए। जी हाँ, इसमें कोई दरार नहीं, ओवर भी पड़े के पड़े रह गए यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप उन ओवरों का जो रिमेनिंग रह गए, और रन इतने 245 तक पहुंच गए थे, और आपने पहले ही आपने स्कोर दे दिया 298 का, जो कि जा रहा था वो तो नेपाल की वजह से ही स्कोर यहाँ तक पहुंचा, वरना जा तो 350 तक रहा था। बिल्कुल, उसमें कोई दरार नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर रहा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या कैप्टनसी से डेफिनेटली यहाँ पर डिसअपॉइंट जरूर हुए हैं, असद वाला के भी और रोहित पुड़ेल के भी। जी हाँ, ये यहाँ पर नेपाल को जीत जरूर मिली है, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने कलेक्ट जरूर किए हैं। लेकिन डेफिनेटली प्रोफेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ये मैच किसी भी सूरत में एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगर हम नेपाल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखें और पीएनजी के पर्सपेक्टिव से, तो प्रोफेशनल क्रिकेट होता ही नहीं है। कभी कभार एकदम से जगते हैं, फिर वापस से जो है वो शेल में चले जाते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को जरूर मिला है। जरूर कहना होगा कि नेपाल की तरफ से अगर हम बात करने को कहें तो आसिफ, संदीप, दीपेंद्र और भीम, ये एक कुछ क्वालिटी आज देखने को मिली है जो आज हमें देखने को यहाँ पर मिली है। अदरवाइज क्रिकेट के लिहाज से देखें, जैसा आपने कहा प्रोफेशनल, खास करके कैप्टनसी में जरूर हाँ यहाँ वीकनेस जरूर नजर आई, बिल्कुल नजर आई है, इसमें कोई दरार नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ये बहुत गलत जगह पर कहीं ना कहीं बैकफायर ना करे टीम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल होने वाला है यूएई वर्सेस पीएनजी, एक और इंटरेस्टिंग मैच है। यूएई पहली बार यहाँ पर उतरेगा इस राउंड में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे मैचेस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड्स बने, जाकर एक बार कमेंट टैब में जरूर चेक करिए। और जो आपको बताने वाले थे कि नेपाल की तरफ से वो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल जो है बॉलर का, वो कौन सा था, वो है कुशल मल्ला का। 10 ओवर में 0 मैडन 60 रन और 1 विकेट, ये ओडीआई में कुशल मल्ला का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ आपको डेली क्रिकेट में मिलेगी और कहीं पे भी नहीं। क्योंकि जैसे हमने पहले ही आपसे कहा कि किसी ने कुछ खेला, उस पर बना दिया, चल दिया, तारीफ कर दी, वो एक जीत में सब कुछ ढक दिया, वो यहाँ पर डेली क्रिकेट में आपको नहीं चलता। आपको हार्श लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप कोई उसका क्रिटिसाइज करेंगे, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इसी तरीके की एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जहाँ पर गलतियाँ हैं सो है, भले ही आप 200 रन से जीते हो चाहे 500 रन से जीते हो। फिलहाल इस वीडियो में बाय।